शुरू करिए गोपाल जी। जुडिशल रिफॉर्म हमारा आज का चर्चा का टॉपिक है। और कमलेश जी ने एक कार्यक्रम बनाया हुआ है कि देश में न्याय सुधार कैसे होंगे, उसी को विस्तार से बताएंगे पूरी कार्य योजना के साथ। 2026 की कार्य योजना होगी। गोपाल जी शुरू करिए। जी। आज का जो प्रमुख विषय है न्यायिक सुधार को लेकर के, जिसके मुख्य वक्ता हमारे एडवोकेट कमलेश त्रिपाठी जी हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना प्रबोधन हम सबों से साझा करें। आदरणीय कमलेश त्रिपाठी जी। मेरे ख्याल से अभी कमलेश त्रिपाठी जी शायद जुड़े नहीं हैं। अ, कमलेश जी आपको आवाज आ रही है? कमलेश जी। कमलेश जी शायद जुड़े नहीं हैं अभी। नहीं, अभी जुड़े हुए थे, अभी डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा। अभी जुड़े हुए थे, डिस्कनेक्ट हो गए। आ, कुछ नेटवर्क की दिक्कत है अभी। एक साथ दो तीन लोग डिस्कनेक्ट हुए। अ, जी, मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ दे देता हूँ। जुडिशल रिफॉर्म जो है वो आज हमारे देश का एक ड्यू सब्जेक्ट है। मतलब कि एक पेंडिंग ड्यू सब्जेक्ट है, जो एक अति आवश्यक सुधार के तौर पर दिखाई दे रहा है। जो हमारी न्याय प्रणाली है उसको आप अगर समझना चाहें तो ऐसे समझें कि देश में करीबन 15-20 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसमें कई और भी कोर्ट होती हैं, जैसे लेबर कोर्ट हो गई और रेवेन्यू कोर्ट हो गई। इस तरह से हमारे देश में बहुत सारे न्यायिक मुकदमों का बैकलॉग है। तो वो कैसे क्लियर हो, कैसे लोगों को त्वरित न्याय मिल सके, क्योंकि एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड। तो मतलब न्याय में जो देरी है वो न्याय ना मिलने के बराबर ही समझी जाती। तो इन्हीं विषयों पर कमलेश जी पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, और उसके लिए एक उन्होंने विस्तृत प्रस्ताव बनाया है और एक कार्य योजना बनाई है। उस पर आदरणीय कमलेश जी बात करेंगे। मैं कमलेश जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने को अनम्यूट करें और इस विषय पे चर्चा शुरू करें। बाकी और अन्य साथी जुड़ रहे हैं तब तक। आदरणीय कमलेश जी। कमलेश जी आपको आवाज आ रही है? कमलेश जी, रुकिए मैं फोन करता हूँ तो। जी, अभी हेलो डिस्कनेक्ट हो कमलेश गए। जी। अभी डिस्कनेक्ट हो गए फिर से। मैं उनको फोन करना, फोन करके जोड़ने की कोशिश करना। हेलो, हेलो। हाँ, आप जुड़िए सर। अच्छा अच्छा, देखिए ट्राई करिए, जुड़िए। कुछ नेटवर्क का दिक्कत आ रहा है, वो जुड़ रहे हैं कि जुड़ रहे हैं? गोपाल जी इस विषय पे तब तक थोड़ा अपना विचार जी रखिए। जी। हाँ श्योर। देखिए, समस्याएं तो देश और दुनिया में अनगिनत है। लेकिन समस्याओं के
जड़ को बहुत कम लोग देख पाते हैं। और इसी तरह समस्याओं के जड़ में से एक जो प्रमुख समस्या है वो है न्यायिक सुधार। तो इस विषय को लेकर के हमारे कमलेश त्रिपाठी जी काफी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने इस पीड़ा को समझा है, इस समस्याओं को समझा है कि लंबे चौड़े संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में जो पेंडेंसी है अदालतों में, उसके कारण लोग कितने परेशान हैं। और हर स्तर का व्यक्ति परेशान है, चाहे वो धनी हो चाहे वो गरीब हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, वो इस न्यायिक व्यवस्था से दुखी है, परेशान है। तो हेलो। इन समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने एक बीड़ा उठाया है, हेलो। न्यायिक सुधार। हेलो। जी जी। हाँ, तो कमलेश जी अपने विचार रखें। हेलो। आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ हाँ, जी आ जी रही है, आ रही बोलिए। है, आ रही अच्छा। है। बोलिए। भाई सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं सतना मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और न्यायिक सुधार के लिए अपन एक राष्ट्रीय अभियान चला रहे हैं। तो हमारा ये लक्ष्य है कि अगले 4 महीने, 4 से 6 महीने में करीब 2 करोड़ मुकदमों को हमें कम करना है और 80% एक साल में मुकदमों को कम करना है। और जो वास्तव में पूरा देश परेशान है, 5.5 करोड़ मुकदमे हिंदुस्तान में चल रहे हैं और करीब 60 करोड़ आदमी जिसकी जिंदगी इस न्यायिक अराजकता में खत्म हो रही है और कोई रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा। तो उस सब के बीच में हम लोग ये अभियान चला रहे हैं और उसके 3 तरीके हैं। पहला बात है कि जो कानूनों की खराबी है, उस खराबी के कारण से हमारे पास मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज है कि हमारी जो न्याय प्रणाली है, उसमें खराबी होने के कारण, न्याय प्रक्रिया की गड़बड़ी के कारण मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। तो और तीसरी चीज है, न्याय का किसी भी न्यायाधीश को न्याय करने की शपथ ही नहीं दिलाई गई। तो 15 अगस्त 1947 के पहले जो अंग्रेज निर्णय, अपील, कोर्ट फीस, नो पर्सनल लाइबिलिटी, नो टाइम लिमिट पर जो ये पूरी व्यवस्था चलाते थे, वो व्यवस्था आज भी चल रही है। तो पहली बात तो ये है कि हमने 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बना करके सरकार को दिया और सभी इनको बना के दिया और ये कहा कि आपके जो विवादों की निराकरण की समय सीमा है वो 1 साल में होना चाहिए, क्योंकि इस धरती में, इस मृत्युलोक में लोग आए हैं, तो वो आपका ये प्रलाप सुनने नहीं आए, न दया कृपा मर्जी की भाषा सुनने के आए। मेरी आवाज आ रही? क्या सर, लिंक बार बार टूटता है? हेलो। आ रही है, आ आप रही है। धारा प्रवाह बोलिए, एकदम आ अरे रही है अरे आवाज। आप बोलिए 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 तो बोलिए। उसके लिए अपन ने भारत सरकार को दिया था, एक यात्रा निकाली थी, सुप्रीम कोर्ट को दिया था, राष्ट्रपति को दिया था, सबको दिया था और सबने लॉ कमीशन बोर्ड को भेज दिया था। और लॉ कमीशन बोर्ड से भी चिट्ठी हमको आ गई थी कि इस पर आपके विचार हम लोगों ने स्वीकार कर लिए हैं। अब सवाल ये है कि जो ये पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए हमें भी कुछ प्रयास करना चाहिए, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो पहला प्रयास है कि कानूनों में क्या खराबी है, उस खराबी को कैसे दूर किया जा सकता है और उस खराबी को दूर करने के लिए कितना साधन, कितना सुविधा, कितना सुरक्षा और कितने धन की आवश्यकता है। एक तो ये कहानी है। तो हम लोगों ने अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी एक भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड करा रखी है और उसके लिए राष्ट्रीय परिषद, प्रदेश परिषद, जिला परिषद, तहसील या ब्लॉक परिषद और ग्राम पंचायत स्तर तक के अपन संगठन उसमें खड़ा कर रहे हैं। राष्ट्रीय परिषद का मतलब होता है हर लोकसभा क्षेत्र से एक आदमी चुनकर आए जो चाहता है कि मैं इस देश की पूरी व्यवस्था बदलना चाहता हूं। वो राष्ट्रीय परिषद दिल्ली में बन रही है, तो उसमें आकर के वो ज्वाइन कर सकता है और अपनी समस्या, अपनी बातें उठा सकता है। इसी तरह और इसमें उतने सदस्य होंगे जितने सदस्य भारतीय संसद में होते हैं। इसी तरह प्रदेश परिषद में उस प्रदेश के विधायकों की संख्या के बराबर सदस्य होंगे, कोई भी आदमी उसमें जा सकता है। जिला परिषद में 51 व्यक्तियों का हम लोगों ने रखा है कि 51 व्यक्ति उसके सदस्य हो सकते हैं
अपने क्षेत्र से, और तहसील या ब्लॉक या ग्राम पंचायत में 10-11 व्यक्तियों की टीम हो सकती है। तो सबसे पहले है कि भारत के नागरिक खुद तय करें कि उन्हें हिंदुस्तान में कैसी व्यवस्था चाहिए, उनको शिक्षा कैसी चाहिए, रोजगार का कैसे चाहिए, रोजगार की कैसी व्यवस्था चाहिए। क्योंकि आज दुनिया, पूरी दुनिया, विश्व से हम जो भी परिवर्तन करते हैं, सारी दुनिया की निगाहें हमारे ऊपर रहती हैं और हम पर नजर रखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बनाया कि 21 साल तक लोगों को शिक्षा मिले, 21 से लेकर 65 साल तक उसको पर्याप्त रोजगार, कृषि, उद्योग, डेयरी, जो भी वो करना चाहे उसके लिए पर्याप्त साधन, सुविधा, सुरक्षा मिले। और विवाद, मतलब कानूनी पचड़े अगर उसके ऊपर आ जाते हैं तो उन विवादों का निराकरण आप 60 दिन, 70 दिन या 1 साल के भीतर अंतिम रूप से कर दीजिए। अब प्रश्न उठता है कि हम लोगों ने न्यायपालिका के क्षेत्र से इस सिस्टम में, व्यवस्था परिवर्तन मिशन में घुसे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि सारा विवाद प्रजातंत्र में जनता मालिक है। यदि कोई विवाद होता है तो सबसे पहले वो न्यायालय की ओर भगता है और कहता है कि मैं चलो तुमको न्यायालय में देख लूंगा। अब सवाल, ये व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि न्यायालय एक मजाक बन चुके हैं। हर अपराधी कहता है कि भैया हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो तुम चले जाओ, न्यायालय चले जाओ, पैसा ना हो तो हमसे ले लेना। तो जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो हमको ये समझ में आया कि पहली बात है, हिंदुस्तान में न्यायपालिका नाम की कोई संस्था नहीं है। भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति को न्याय करने की शपथ ही नहीं दिलाई गई। तो पूरी व्यवस्था किस आधार पर चल रही है? निर्णय के सिद्धांत पर चल रही है। हम अपनी अदालत में निर्णय कर देंगे, तुम असंतुष्ट हो तो ऊपर चले जाओ। और इसी का फायदा उठाकर जजों के द्वारा और लोगों ने भ्रष्टाचार मचा हुआ है पूरी की पूरी तरह से। और इसी मजिस्ट्रेट की अपील डिस्ट्रिक्ट जज के जाओ, डिस्ट्रिक्ट जज की अपील हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। तो उसकी पूरी जिंदगी पुस्त दर पुस्त लड़ते रहते हैं चुनाव। अब हमारा लक्ष्य है कि 1 साल में हमें विवादों का निराकरण करना है। तो पहले हम लोगों ने तय किया है कि निर्णय के बजाय न्याय के सिद्धांत पर न्यायपालिका का संचालन होना चाहिए। यदि निर्णय के बजाय न्याय के सिद्धांत पर न्यायपालिका का संचालन होगा तो पहली बात है कि अपील होना कम हो जाएंगी। जब अपील कम हो जाएगी तो आधे मुकदमे तो आपके खत्म होने जाएंगे। तो फिर आखिर उसका निराकरण कैसे हो? तो जिन कानून की किताबों में निर्णय शब्द लिखा होता है उस पर शिकायत शब्द, हम कहते हैं, जोड़ दिया जाए कि आपको गलत काम करने के लिए, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे वकील हो, चाहे जांच एजेंसी हो, आपको गलत कार्य करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो यह है, अपीलों से आपके 50% मुकदमे वैसे भी डाउन हो जाएंगे। फिर जो विवाद होते हैं तो उस विवाद को मजिस्ट्रेट के, या तो आप डायरेक्ट सिविल के मुकदमे होते हैं, बैंकिंग विवाद होते हैं, बहुत सारे ऐसे विवाद होते हैं जहां डायरेक्ट दावे पे, सिविल के दावे पेश किए जाते हैं मजिस्ट्रेटों के पास। तो उसमें जो दावे प्रस्तुत किए जाते हैं उन दावों को कैसे एक्सेप्ट किया जाए, ये हमारे कानून में व्यवस्था है। तो उसको बाईपास करके न्यायाधीश हैं, वकील हैं और जांच, ये बाईपास करके जब नोटिस जारी कर दी जाती है तो वो बहुत सारे विवादों को जन्म दे देती है। वो छटपटाता है, परेशान होता है कि मेरे को आपने गलत सम्मन जारी कर दिया। तो एक मुकदमा कम से कम 13 से 14 मुकदमा बन के तैयार होता है जज की एक गलती से। और इसके बाद फिर क्या होता है कि उसमें सम्मन जारी करने का प्रक्रिया, हमारे देश में जो सम्मन जारी करने की प्रक्रिया है ये आज के 50-60-100 साल पुरानी है। अब इतने सारे साधन आ चुके हैं कि वो सम्मन जारी को तलब करने की प्रक्रिया में सुधार करने की जरूरत है। फिर गवाह और जवाब दावा, लोग 5-5 साल, 6-6 साल तक जवाब ही नहीं देते उसका। तो ये सारी की चीजें बनाने की, फिर गवाह दे, फिर गवाह के लिए चलता है 2-2, 4-4 साल वो, फिर निर्णय के लिए चलता है। फिर अगर निर्णय हो भी गया तो फिर उसकी डिग्री के पालन के लिए चलता है 20-20 साल, 32 साल, 30 साल। तो आदमी की जो आयु है वास्तव में 80 साल मान लीजिए, तो वो 60 साल तो 50 साल तो उसका जीवन नष्ट हो रहा है वहां अदालतों में। तो इस सब के लिए अभी हमने क्या है, ये प्रक्रिया हो गई। तो इसके लिए मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका फाइल की है। और वो जनहित याचिका
पहली तो कोई वकील प्रकरण ही लेने को मेरा तैयार नहीं था, क्योंकि मैंने वकील, जांच एजेंसी, जज और राज्य सरकार, इन सबको उसमें पार्टी बनाया है। मैंने कहा भाई 1870 कोर्ट फीस एक एक्ट बना हुआ है, आप अदालत में जाते हैं तो आपको न्याय शुल्क देना पड़ेगा, ये अंग्रेजों ने बनाया था। अगर आप न्याय शुल्क नहीं देते हैं तो आपके साथ कितना भी अन्याय हुआ हो, जुल्म हुआ हो, अदालतें आपके दावे को सुनी गई नहीं। तो हमने कहा न्याय का व्यापार खत्म करो, सभी प्रकार के न्याय शुल्क से इस देश की न्याय व्यवस्था को खत्म करिए, कोई भी पीड़ित आदमी खुले दरवाजे में जा सकता है, उसमें उसके लिए दरवाजा खोल दीजिए। और इस तरह का पूरा हमने प्रोजेक्ट बना करके सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका फाइल की, कोई वकील लेने को तैयार नहीं था। फिर मैंने ही सेल्फ बना करके, अब मेरे जनवरी में बहस होगी और मुझे ही करना पड़ेगा, और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपके वकील हैं और जो भी जुडिशल से संबंधित लोग हैं, उन सबको मैंने पार्टी बनाया है। इस कमलेश त्रिपाठी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया उस केस का नाम है। और 5/12 को पहले ये केस लगा हुआ था, लेकिन किसी कारणवश मैं व्यस्त था, तो अब जनवरी महीने में केस आएगा। मतलब हम काम शुरू कर चुके हैं, हम बातें भर नहीं करते। अब प्रश्न है कि और तीव्र गति से कैसे मुकदमों की संख्या कम करना है। तो जहां जहां मध्य प्रदेश, जहां जहां उच्च न्यायालय है, वहां वहां हम दौड़ा शुरू कर देंगे जनवरी से, और लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। तो दो व्यक्ति है, एक तो पीड़ित आदमी है, जो पीड़ित आदमी है उसको अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा, खुद पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा और खुद संघर्ष करना पड़ेगा। हमारी जो संस्था है वो उनको सहयोग करेगी। तो पहली दूसरी बात क्या है कि हम लोग असहयोग आंदोलन नहीं चलाते, हम सहयोग आंदोलन चलाते हैं। सहयोग आंदोलन, हमारा प्रधानमंत्री कमजोर है, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री कमजोर है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कमजोर है, हमारा हाई कोर्ट कमजोर है, हमारी न्याय व्यवस्था कमजोर है। तो इसे ताकतवर बनाना है, और ताकतवर बनाने के लिए 6 लाख भारत के नौजवानों का जनवरी से हम संगठन करने का भी अभियान शुरू कर देंगे कि आप प्रलाप मत करिए और आइए। अब सवाल है कि इस पूरे सिस्टम को बदलने के लिए पैसा कितना लगेगा। तो अभी तो कम से कम जनवरी में महीना में ही हमें 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, और पूरा ये करोड़ों रुपए की जो हमारी जरूरत है उसको कैसे पूरा, कहाँ से आएगा। तो पहली बात है कि पीड़ित व्यक्ति से, भारत के उन 2 करोड़ बेरोजगारों से मैंने आह्वान किया है कि आप एक दिन की चाय, या तो चाय, सुबह की चाय पीना बंद कर दो, या दोपहर का भोजन बंद कर दो, और जितनी कुरीतियां हैं उनको खत्म करो। तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, तुमको कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो आप सुबह की चाय बंद करिए, 5-10 रुपए रोज इकट्ठा करिए। इस तरह तुम्हारे पास 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ तुम इकट्ठा करो और मूव करो। और हम प्रॉमिस करते हैं कि अगले 1 साल के भीतर तुम्हारी जो व्यवस्था है उसको बदलना है। तो भारत के तमाम देश भर के नौजवानों को हम आह्वान कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो 21 साल से 65 साल तक की जिनकी उम्र है, उनको वर्किंग आवर्स है, उनको पर्याप्त साधन, सुविधा, सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। जगह जगह जहां जहां भारत राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार, इनको हम परिषदों में गठन के माध्यम से उनको हम कहते हैं कि आप आइए, इन परिषदों के सदस्य बनिए और ये बताइए कि आप क्या कर सकते हो विश्व स्तर पर, आपका ज्ञान क्या है, आपका टेक्निकल क्या है, आप क्या कर सकते हैं। उनको साधन, सुविधा, सुरक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था हम हमारे प्रोजेक्ट में है। और दूसरी चीज है कि उनको ये भी तय करना है कि जो ये कार्यक्रम है उसको उनको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जैसे अराजकता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी मुक्त भारत बनाने का 2026 का हमारा लक्ष्य है। तो उनकी बेरोजगारी भी कैसे दूर हो, अराजकता कैसे दूर हो, भारत से आतंकवाद कैसे दूर हो, इस सब कारणों के लिए 6 लाख लोगों का हम लोग बना रहे हैं। इसी तरह जैसे कृषि से संबंधित है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोग बनाए हैं, आप डेयरी फिल्म है, उद्योग है, तो जो पैसे की व्यवस्था करने की पूंजी निवेश है। तो इस तरह का एक पूरे प्रोजेक्ट बना करके हम लोगों ने रखा है, और उसका काम शुरू कर दिया है हमने जुडिशियल रिफॉर्म का। जुडिशियल रिफॉर्म में सब है, जनवरी में सुनवाई आ जाएगी और फरवरी से मुकदमों की संख्या कम होना भी शुरू हो जाएगा।
तो मैं 5 जनवरी के बाद दिल्ली पहुंचूंगा और मैं पूरे देश भर के लोगों से मेरा आह्वान है कि आप सब लोग सहयोग करिए। आप हमसे 100 सवाल करिए, जब हम उसका उत्तर दे पाए या बता बता पाए तब हमसे जुड़िए, और अपनी समस्या के लिए आप खुद लड़िए। कल की महाराज का इंतजार मत करिए कि जब वो पैदा होंगे तब लड़ेंगे। आपको जन्म लेना है, मृत्यु इसी धरती में होना है, तो अपनी समस्याएं खुद निपटाइए, सहयोग करिए, खुले मंच पर आइए। हम तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, किसी भी हाई कोर्ट में खड़े मिलेंगे, हमारी पूरी टीम खड़ी मिलेगी, और इस समस्या को लोगों का हल करते हुए लोगों को दिखाई देगा कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं। बस इतना मैं कहना चाहता हूं। अगर हमारी किसी प्रोजेक्ट, किसी बात के बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, उसका उत्तर मिलेगा। अ, जी, कमलेश त्रिपाठी जी ने अपने विचार रखे हैं। अभी हमारे जितने भी लोग हैं मौजूद, तो उसमें से बारी बारी से अपना हैंड रेज करें और प्रश्न पूछें। सूद साहब, आप अपने विचार रखिए, या जो प्रश्न करना चाहते हैं वो करिए। बलदेव राज सूद जी। हाँ जी, हाँ जी। मेरा प्रश्न है, अपने त्रिपाठी जी ने सारी मतलब बात रख दी अपनी। तो अब हम्म ये कह रहे हैं कानूनों की न्याय प्रणाली की को ठीक नहीं है, और न्यायाधीशों को न्याय करने की सबने दी जाती है। अब ये हम्म जो बातें हैं, क्योंकि जो विधायिका है, विधायिका जो है विधान बनाती है, हम्म और विधान बन के अनुशासन करती है। हम्म। विधायिका है जो आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है आपकी। केंद्र सरकार है, हेलो, सरकारें जो आवाज कट रही है, आवाज कट। अच्छा, थोड़ा बाहर आके मैं कह बोलिए रहा बलदेव हूँ। जी। अच्छा आवाज अच्छा, नहीं। ठीक है। हाँ, आ रही बात है? हाँ, आप ठीक है, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे विधायिका जो है ना, हम्म विधायिका तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, हम्म ये ये विधायिका हैं। हम्म तो विधायिका जो विधान रचना करती हैं, हम्म और न्यायपालिका उसके आधार पर न्याय करता है, न्याय न्याय की प्रक्रिया चलती है। तो हम्म विधायिका ही ठीक नहीं है, विधान बना है तो न्यायपालिका तो जो विधान बनेगा उसके अनुसार चलेगी। तो हम्म। हमारे यहाँ तो विधान ही ठीक नहीं है, हाँ। खामियां हैं वो विधान में है। हम्म। तो विधान को कैसे ठीक करेंगे, वो तो सरकारें ठीक करेंगी। तो हाँ। जब तक हमारी सरकार ठीक नहीं होगी तब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। तो मेरा त्रिपाठी से निवेदन है कि इसके बारे में क्या आपकी योजना है, विधायिका हमारी हाँ, ठीक होगी तब। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहली बात तो है कि विधि के जानकार ही विधायिका में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन जो हमारी निर्वाचन प्रणाली है उस वो ना तो विधि का ज्ञान उनको कैंडिडेटों को कराती, ना ऐसा कोई है कि जो विधि की जानकार या विधि की उनको भेजा जाए। अब प्रश्न उठता है कि पार्लियामेंट है, 5 साल के लिए आप अपना नौकर चुनते हैं, मालिक कौन है? भारत की जनता है। तो भारत की जनता अपने जनप्रतिनिधि चुनती है, वो जनप्रतिनिधि जाकर के कानून बनाते हैं। तो जो कानून गलत या सही है उनकी समीक्षा करने के बजाय 30 दिन तो वहां पार्लियामेंट में बैठ करके हमारे प्रधानमंत्री या मंत्री चुनाव की गोटी सेट करते रहते हैं 12 महीना, और उसको खर्च करते हैं। इस समस्या का ही निदान करने के लिए हमने राष्ट्रीय परिषद का गठन शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय परिषद, प्रदेश परिषद और जिला परिषद बना रहे हैं कि जो भी हम कहते हैं कानून में खराबी है, तो कानून में क्या खराबी है ये हमें ही बताना पड़ेगा। नया कानून जो बनेगा वो कैसे होगा, वो कानून बनने के बाद समाज की स्थिति क्या बनेगी, देश की स्थिति बन गई। इसीलिए हर लोकसभा क्षेत्र से हम एक एक ले रहे हैं, और 540 आदमियों को जो राष्ट्रीय परिषद बनाने का कार्य चल रहा है। और आप सब लोगों से हमारा निवेदन है कि अगर आप लोग प्रदेश में काम कर रहे हैं तो प्रदेश परिषद बनाइए,
और उस प्रदेश परिषद की मीटिंग बुलाइए, हर विधानसभा क्षेत्र से एक एक आदमी को बुलाइए और सारे लोग बैठ करके उन कानूनों की समीक्षा करना शुरू कर दीजिए। सारी कमियां दिखाई देंगी, नए कानून बनाइए और जनता के पास जाइए कि ये कानून अगर बदल दिया जाए, ऐसा कानून लागू होगा तो आपकी ये सारी समस्याएं सॉल्व होगी। जी बताएं। ऐसा है ना जी। अब जैसे आपने मतलब विधान परिषद बना दी, तो विधान परिषद के पास ताकत क्या है? ताकत तो सरकार के पास है। विधान नहीं, परिषद जैसे ताकत अब कई ताकत ताकत जनता के नहीं, पास ऐसा होती है, ताकत जनता के पास जनता होती है। अरे जनता जनता तो जागृत नहीं है ना। जनता तो वोट देती है, बस किनारे हो जाती है। अरे जनता तो को मतलब कोई लेने देना नहीं समझते। भाई, आपके विधानसभा में अगर 100 आदमी है तो 100 आदमी तो हिमाचल में जागृत मिल जाएंगे आपको। आपको ऐसा पूरी है क्या इसीलिए। जरूरत है? जी। नहीं, ऐसा है ना, मेरा मेरा सुझाव ये है कि बजाय इसमें, क्योंकि जनता जो है, जनता जागृत नहीं है। जनता केवल हम्म। वोट दे देती है। तो ऐसे हम्म। लोग खड़े किए जाएं, तैयार किए जाएं, जो कि बिल्कुल विधान ठीक बनाए, जो कि जनता के अनुसार विधान बनाए। ऐसे लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। तो पार्टियों का नहीं काम यही है, जो भी पार्टियां हैं ना हमारे साथ जुड़ी हुई, उन पार्टियों को एजुकेट करना पड़ेगा कि वो ऐसे लोगों को मतलब ऊपर उनको चुनाव में उतारें, जो कि वास्तव में विधान ठीक बनाए। विधान ठीक नहीं, बनेगा तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपका बहुत बहुत अच्छा सुझाव है। हम लोग भी इसी कार में लगे हुए हैं कि चुनाएं, पर हम उतना इंतजार नहीं कर सकते। हमारा तो जनवरी से परिषद का काम है शुरू हो चुका है, जो बहुत सारा काम बिना सत्ता में जाने के पहले भी आप कर सकते हैं। इसलिए हम सहयोग आंदोलन चलाते हैं। और हम भी चुनाव चुनाव हमारी पार्टी से कोई आदमी चुनाव लड़ सकता है, विधानसभा में पहुंच करके उन तमाम कानूनों को बदल सकता है। पर जब तक हम सत्ता में नहीं पहुंचते तब तक आधा काम तो हम वैसे कर डालेंगे, जो अपने लोगों को जोड़ करके। तो इसलिए हम लोग असहयोग आंदोलन नहीं चलाते, आलोचना में समय नष्ट नहीं करते। हम तो उनको बताते हैं कि भैया ये कानून है, ये नियम है, ये काम है, इस तरह का करो। तो दोनों तरह का काम कर रहे हैं। आपका सुझाव अच्छा है, सबको जाना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को विधानसभा लोकसभा में पहुंचकर सारे कानून भी बदलना चाहिए। पर अगर वो नहीं जा पाते, जीत पाते, तब भी तो काम तो करना है। हाँ, तो फिर मतलब रिजल्ट नहीं आएगा ना। रिजल्ट तब आएगा जब हमारे लोग ऊपर पहुंचेंगे। नहीं, रिजल्ट तो हमारा काम तो फरवरी से आने लगेगा। आपका जुडिशियल रिफॉर्म में हमारा पिटीशन अगर स्वीकार हो गया तो हमारे मुकदमे की संख्या घटने लगेगी। कानून की समीक्षा भी शुरू हो रही है फरवरी से। तो हम तो वो कानून, अब फिर परिवर्तन, उसको बदलना है, लागू कराना। लागू कराने के लिए ताकत चाहिए। तो ताकत तो जनता की है, होगी। जनता, या तो आप अंदर घुस के उसमें परिवर्तन लाइए, या बाहर से इतना दबाव बना दीजिए कि वो मजबूर हो जाए परिवर्तन करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट वक्ता आइए। कल्याण आनंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कल्याण दादा, कल्याण आनंद जी। सुमेर सिंह राजावत जी। कल्याण जी, सुमेर सिंह राजावत जी। इस स्थिति में नहीं है। धन्यवाद। अच्छा, धनंजय जी। देवदत्त गंगवार जी। दीपक अग्रवाल जी। देवदत्त गंगवार, बरेली उत्तर। हाँ, बोलिए बोलिए। सर, कानून के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। आप लोग जो जानकारी दे रहे हैं, मैं पूरी जानकारी सुन रहा हूँ। ये भाई साहब का सुझाव बहुत अच्छा है कि भाई, जब तक हम संसद में या विधानसभा में नहीं पहुंच सकते तब तक हम अपना कार्य यही करते रहें। जो ये कह रहे हैं वो मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे पे हम लोगों का सुझाव तो यही है कि हम लोगों को साथ मिलकर के काम करना चाहिए, सब लोगों को। धन्यवाद। जी, नेक्स्ट वक्ता के रूप में विपिन कुमार बनपार जी। विपिन कुमार बनपार जी, बोलिए। नहीं, सुझाव अच्छा है।
इस पर काम करना चाहिए। अभी हम नए अभी ज्वाइन किए हैं, इसीलिए विशेष तो नहीं बता पाएंगे ज्यादा। अच्छा अच्छा, ठीक है। और थैंक यू। हमारे दीपक अग्रवाल जी, दीपक जी, आप कुछ कहना जी भाई चाहते हैं? साहब। नहीं नहीं भाई साहब, कुछ नहीं, ज्यादा उसमें नॉलेज है नहीं है, अच्छा, और केवल सुन रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं। ठीक है। जीवेश पांडे जी, जीवेश पांडे जी। कौन नहीं है 124 माधुरी। आ, कल्याण जी, अरे अब हाँ जी। हाँ एक नमस्कार। बच्चे कुछ कह बोलिए बोलिए। नमस्कार। हाँ बोलिए। आ, एक तो है दीपक कि जी गोपाल जी। ये म्यूट कर लीजिए। दीपक जी आप अपना म्यूट कर लीजिए। आ, अच्छा। रहे एक तो आज की जो आवश्यकता है, जरूरत है, जैसे अभिषेक जी बता रहे थे कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर ये देखा जाए आज देश भर में 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग है, तो वो न्याय अगर मिलेगा तो कितने साल चल जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। आज भी जितने डिस्पोज अप होना चाहिए पर मंथ केसेस, उसका भी बहुत स्लो है। एक एक हार्डली 2,000 3,000 केसेस, इतना वैकेंसी है। तो जस्टिस मतलब हमारी जुडिशियल सिस्टम में इतना गड़बड़ हो चुका है कि लोग, जज नहीं है, जज होने पर सुनवाई सही नहीं हो रही है, उसके दबाव पड़ रहा है, उसके बाद भी एक पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। एक इंडिपेंडेंस हम जो सोच रहे थे कि ये एक इंडिपेंडेंस है, फोर्थ पिलर मैंने एक थर्ड पिलर है, थर्ड पिलर की अभी एक पिलर से जैसे काम चल रहा है, लोग का भरोसा टूट रहे हैं। जहां तक बात होता है कि इनका एक रिफॉर्म करने की बात होता है, तो फिर वही बात घूम फिर करके आता है सब जनता का बीच में। और जनता अभी जनता को बेवकूफ बनाने की काम, जनता को एक कम्युनल माइंडसेट तरफ ये किया जा रहा है। जब ये सारी तमाम समस्या है, जब जुडिशियली समस्या है, एग्जीक्यूटिव में समस्या है, और तमाम चीज में सरकार में भी, लेजिस्लेचर भी समस्या है। आज विधायक, आज उड़ीसा में एक एक विधायक के लिए 3.5 लाख, पहली बार, जबकि गरीब स्टेट है, 3.5 लाख, 147 यहाँ का विधायक है, 146 एक स्वर में बोल दे कि हमारे 3.5 लाख होना चाहिए तनख्वाह। आप सोच सकते हैं कि उनका सैलरी 3.5 लाख हो रहा है, कोई उनका आवाज नहीं उठा रहे। लोग आवाज कहाँ उठाएंगे? जहां अभी जैसे सूद जी बोले कि जनता को ताकत कमजोर किया जा रहा है, जनता अभी पूरा सोच रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। साल में एक बार भी आता, 5 साल में एक बार आता था कि इलेक्शन के टाइम पर उनका पावर दिखाने के लिए, वो भी धीरे 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 कमजोर किया जा रहा है, उनका संकुचित किया जा रहा है, उनका जो ये जो है डेमोक्रेटिक स्पेस को खत्म किया जा रहा है। इस बीच में लोग के हम जैसे साथी लोग बोल रहे हैं कि ताकत बनाना चाहिए। कौन बनाएगा? हम आज के दिन में इतना है, डिवाइड है, कोई बोल रहा है बीजेपी की तरफ जा रहा है, कोई बोल रहा है कि डिफरेंट पार्टी के दायरे में आगे हैं। हमारी जनता का ताकत नहीं बन पा रही है। जनता का ताकत बनेगी तो फिर उसमें जात की ताकत बन रही है ज्यादा। तो इसमें एक जो सिटीजन्स पावर डेवलप होना चाहिए, ये सिटीजनशिप आ नहीं पा रही है। उसके लिए कैसे क्या काम करे ताकि एक नागरिकता का अधिकार, अभी धीरे धीरे नागरिक का अधिकार खत्म करके ये कि हो गया, ये बेनिफिशियरी हो गए। भाई तुम अगर आवाज उठाओगे, तुम्हारी एक भय की ताकत, एक लोभ का एक दिया जा रहा है, एक तरफ लोभ और दूसरे तरफ भय, वो दोनों में अभी, दोनों को हथियार अभी उनके हाथ में है, सरकार के हाथ में।
लोभ दिखा रहे, तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, अगर तुम मेरे अगेंस्ट में आवाज उठाए तो वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म। बेचारा लोग क्या बोलेंगे। हम देख रहे हैं कि बिहार का इलेक्शन देख लिए, उड़ीसा में भी इलेक्शन देख लिए कि भाई तुमको 10,000 मिलेगा, अगर तुम वोट नहीं दोगे तुम्हारा राशन कट जाएगा, तुम्हारा जो एग्रीकल्चर मिल रहा है कि किसान को थोड़ा मदद दे रहे हैं, 2,000 4,000 मदद, तो वो के भीख भीख जैसे दे रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा, तुम्हारा इंदिरा आवास खत्म हो जाएगा, तुम्हारा पानी का नल का हम कटअप कर देंगे, तुम्हारे घर के सामने रोड नहीं बनेगी। तमाम भय दिखा करके लोग को भयभीत किया जा रहा है, उसमें गरीबी के चलते, और गरीबी बनाया जा रहा है। गरीब बना करके उनको लोभ दिखा करके और भय के ताकत पर ये अभी उनका अंकुश लगा रहे हैं, लोग का ताकत को कमजोर किया जा रहा है। उसको कैसे आप करेंगे, क्योंकि गरीब का पास भूखे भोजन न होवे गोपाला, जब पेट में दाना नहीं रहेगा आपका आवाज कौन सुनेगा। ये जो बात बोल रहे हैं कि एक ताकत बनाने का सिटीजन के अंदर में नागरिक का अधिकार का बात बोलते हैं कि हमारे लोग की जो ताकत है वो लोगों को ताकत को कमजोर किया जा रहा है, रोज कमजोर किया जा रहा है। हम देख रहे हैं इस सारी चीज को, हम जीवन दे चुके हैं 25 30 40 साल से काम कर रहे हैं, तो ताकत के नाम पर हम अभी अकेले हो गए, अकेले बिल्कुल अकेले हो गए, ताकत एक तरफ जा रहे हैं। आज मैं जहां पर काम कर रहा हूं रोज अरेस्ट हो रहा है, रोज अरेस्ट हो रहा है, पूरे गांव को गांव अरेस्ट कर दिए, क्योंकि आप आवाज उठा रहे सरकार के खिलाफ, जब जल जमीन जंगल के खिलाफ जो आवाज उठा रहे, आरटीआई के लिए आप जब कानून की तरफ उठा रहे। मैं अभी मेरे एक छोटा सा आवाज उठाया कि मैं 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं गए जमीन को रजिस्ट्रेशन के लिए, जो रजिस्टर है उनका जो पूरा एक ग्रुप है उनके, मैं बोला कि 1 रुपया नहीं दूंगा, तो मुझे 10 तरह का बोल रहे कि ये लाओ वो लाओ वो लाओ, जो बिल्कुल मैंने एक हरासमेंट किया जा रहा है। लोग बेचारा हरासमेंट क्या करेंगे, 200 से 500 रुपए, मैंने इतना करप्शन बन चुका है, हरासमेंट किया जा रहा है। तो इसमें जो सुझाव आ रहे हैं लोग को ताकत बनाने के लिए, हमारे जो सिटीजन्स पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, इसके लिए एक मतलब हो संभव है। जब ये हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स को हो कि मुगल को हम लोग खत्म कर चुके हैं, ब्रिटिशर्स को खत्म कर चुके हैं, तो ये संभव है, लेकिन हमारे एक एकजुटता और सही नेतृत्व की और सही रणनीति की आवश्यकता है। वो रणनीति कैसे होगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, माने एक अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम बनाएंगे, लेकिन उसको बनाने का तरीका हम लोग को सीखना पड़ेगा, और उसी रास्ता में चल करके हो सकता है हम फिर नागरिकता को, क्योंकि वो दबे हुए हैं, स्प्रिंग तरह फिर उछलेंगे, उसी का काम की आवश्यकता है, और उसके लिए हम लोग भी तैयार है, लेकिन उसका एक सही रणनीति रण कौशल बनाया जाए, ताकि हम महीना में 6 महीने के अंदर में हम क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं बन रहे हैं, बहुत सारी ग्रुप बन रही है, बहुत सारी इंस्टीट्यूशन खड़ा हो रहा है कि हम ये आंदोलन करेंगे, लेकिन वो झंडा और डंडा के बीच में रह जाता है कि भाई नेतृत्व कौन लड़े, उनके साथ हम नहीं जाएंगे। वहां उनका झंडा कौन सा, लाल झंडा, पीला झंडा, हरा झंडा है, इसका नहीं जाएंगे। उसका अभी बहुत बड़ी, ये सिर्फ झंडा डंडा का चक्कर में हमारे पूरी समाज अभी बढ़ चुके हैं, उसको ऊपर उठ करके कैसे काम किया जाए, इस पर भी देखना पड़ेगा। और नीति, नेतृत्व, नैतिकता और ये सारी तमाम चीज लोग देख रहे हैं, नेतृत्व कौन ले रहे हैं और नेतृत्व के पीछे उनका नीतियां क्या है, उन कौन सा विचारधारा के है, ये तमाम चीज भी देख रहे हैं। अति शुद्धतावाद के लोग आपका पीछे और हमारे पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि भाई बोलेंगे भाई ये नहीं है। तो हमको गहन अध्ययन करना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा कि ये जो समस्या है, वो समस्या तो सबको दिखाई पड़ रहा है, सबको दिखाई पड़ रहा है। समस्या है कि जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन रिफॉर्म की जैसे सूद जी बता रहे थे, वो सरकार का हाथ में, सरकार का हाथ मतलब जज भी सरकार का कब्जा में आ चुका है, उनका ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, उनका पूरा कॉलेजियम को खत्म किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज जो हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है, उसको कैसे लोग कैसे सामने आए, रोड पर आने के बाद भी उनको कुचल दिया जाता है, तो संभव नहीं हो पा रहा है। ये जैसे बांग्लादेश की, पाकिस्तान नहीं है कि
कि हम लोग जब देखे थे अरब स्प्रिंग से लोग सड़क पर आए कि हिंदुस्तान में इसको कैसे किया जाए, उसको पर भी विचार करना पड़ेगा। धन्यवाद जी। इसके अलावे हमारे अभिषेक जी, अभिषेक जी। जी श्रीवास्तव जी। जी हाँ जी। जी, अभिषेक जी बोलिए। देखिए, कई सारे इसके पक्ष हैं जो अभी बलदेव जी ने और हमारे कल्याण दादा ने बातें रखी। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि ये मामला बहुत ही पेचीदा है और इसके कई सारे पक्ष हैं और सबकी अपनी अपनी पावरें हैं, सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं और सबकी अपनी अपनी नियत भी है। जनता की जहां तक बात है तो जनता में ये कैसे एक आंदोलन बनेगा जब बीमारी सभी को पता है कि हाँ ये दिक्कत है, तभी इलाज करने के लिए कोई नहीं निकलता। तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक चेतना, जो कि एक नहीं बहुत सारे विषयों से मिलके बनती है, कैसे होगा इसके लिए क्या कहीं छोटे स्तर पे भी अगर हम कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो छोटे स्तर पर उसका पायलट बनाया जाता है। जब हम 6 लाख लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो पहले 600 लोगों को लेकर एक छोटा सा पायलट तैयार किया जाता है और उसको करके देखा जाता है कैसे होगा। ये सभी का प्रश्न है, तो वही मेरा भी प्रश्न है कि कैसे होगा और कैसे इतने सारे विषमताओं, इतनी सारी जटिलताओं के बीच में ये कैसे होगा। बस मेरा इतना ही कहना है, गोपाल जी। हाँ त्रिपाठी जी, जी अभिषेक जी के संदर्भ में अभिषेक जी ने जो विचार रखा है उसके संदर्भ में आपको कुछ कहना है तो बोलिए। बिल्कुल कहना है। हमारा कहना ये है कि जैसे अभी पहले भाई साहब उड़ीसा के कौन बात कर रहे थे, जी तो जी, कल्याण आनंद जी। कल्याणानंद जी, पहली बात है कि वो 10-25 आदमियों की टीम बनाएं, फिर 2-3 महीना काम करें, देखें कि उनको कैसे क्या रिजल्ट आता है। पहली बात। दूसरी चीज है, हमने कहा हम सहयोग आंदोलन चलाते हैं, हम असहयोग आंदोलन नहीं चलाते, किसी की बुराई में अपना समय नष्ट नहीं करते। कोई चीज अगर बुरी दिखती है, न्याय की प्राप्ति मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। तो मैं अपना चेहरा देखता हूं कि मुझे क्या करना है। दुनिया को किसको, पूरे भारत में 6 करोड़ मुकदमे हैं, 4 करोड़ मुकदमे हैं, दुनिया लोग अपना घर बैठे हैं, किसको क्या हो रहा है मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे चलना है, मैं चल के सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो गया, उसमें जो पैसा रुपया लगना है मैंने बचत किया, वो भी लगा दिया। अगले कम से कम नहीं तो साल में कम से कम 10-20 करोड़ 100 करोड़ इकट्ठा करना है, वो भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। हमने अपनी पैसे का बचत भी करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने कहा, बहुत से लोग मिले मिले बोले हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो हमने कहा आपके पास पैसे नहीं है तो आप एक चीज छोड़ दीजिए, आप या तो सुबह की चाय छोड़ दीजिए, दोपहर का भोजन बंद कर दीजिए या रात का भोजन बंद कर दीजिए। एक दिन का आपका त्याग, 1 करोड़ 2 करोड़ मुकदमे हमें कम करना है। तो मैंने कहा कि आप 10 रुपए का रोज कर लीजिए, 1 करोड़ का यानी 10 करोड़ रुपया आपका आ गया। वो काम में आप भी सहयोगी बन सकते हैं। तो आपके पास कुछ नहीं है ये मतलब नहीं है, आपके पास त्याग है कि नहीं है, आप कुछ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। जैसे मैं था, मेरे पास कार भी थी और स्कूटर भी थी। मैं अपना जिस दिन मुझे लेटर पोस्ट करना होता था, मैं कार में जाता नहीं था 2 दिन 4 दिन, वो उसका जो खर्चा बच जाता था, उससे मेरी चिट्ठियां पोस्ट हो जाती थी। आज सुप्रीम कोर्ट में कम से कम नहीं तो 4-5 लाख का खर्चा है, मैंने अपने किसी से 2 रुपए नहीं लिया। मुझे चूंकि वो व्यवस्था पसंद नहीं है, जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जिसने वकील ने दिया, ट्रांसपोर्ट दिया, जिसने भी किया, सारा का सारा कर दिया। आगे के बढ़ाने के लिए हमें 8-10 करोड़ रुपए की जरूरत है।
तो बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, वो कहते हैं हम भी करना चाहते हैं, कुछ इसमें अपना सहयोग करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे जनवरी के बाद से मेरे जो रास्ते हैं आसान होते चले जा रहे हैं, क्योंकि मैं दूसरे की बुराई में समय नष्ट नहीं करता। मैं कहता हूं कोई चीज मुझे बुरी दिख रही है तो इसके लिए मैं त्याग करूंगा, त्याग करोगे तो रास्ता खुलेगा। और अंत में मुझे सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील नहीं मिला, इन पर्सन मैंने पैसे खर्च किया, सुप्रीम कोर्ट में अपना पिटीशन लग गया, बात खत्म हो गई। पहली बार सुनवाई हुई, कुछ कमियां थी, जज साहब ने कहा कि इसको ये कमियां दूर करिए, अब वो डीबी जाएगा और मैं सुप्रीम कोर्ट को बताऊंगा कि अगले 6 महीना कैसे ये मुकदमे कम हो सकते हैं। और अगर मुझे 1000 नौजवान भी हिंदुस्तान के मिल गए तो आपको देखिएगा कि फरवरी से मुकदमों की संख्या घटना शुरू हो जाएगी। बहुत सी बातें टेक्निकल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, पर दबाव हमें बनाना पड़ेगा। सरकार से मैं मिला था, लॉ मिनिस्टर से, सरकार को सारी बात बताई, 90% बातों से सहमत हो गए। हमने ये नहीं कहा कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आप चोरी कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। हमने ये कहा कि श्रीमान जी, आप एज ए मंत्री हैं, आपको प्रॉपर तनख्वाह मिलती है, आपको सुविधा मिलती है, जो हमारी ड्यूटी है हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। अब हम ये काम क्यों नहीं हो रहा, इसको आप बताइए। 2.5 घंटा 3 घंटा डिस्कस हुआ, वो सब बातों पर तैयार हो गए, बोले इसको। हमने कहा हमारे सहयोग करने से आपकी कुर्सी नहीं जा रही, हम आपको गाली नहीं दे रहे, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे, आप 5 साल के लिए नौकर बनकर आए हो, नौकरी करो, पर ये काम हमारे जनता के हित के लिए है, कर दीजिए, ये आपका भी काम है। तो मुझे अभी मेरे कार्य में कोई बाधा उत्पन्न रहेगी। हम बुराइयां अधिक देखते हैं, दूसरे के चेहरे की बुराइयां गिनते हैं, अपना नहीं देखते। अरे आज हम अकेले खड़े हैं, कल अगर एक और आ गया तो 11 हो गए, कल और आ गया 111 हो गए। तो पहले एक कदम आप चलिए और उसमें देखिए कि मैं जो कदम उठा रहा हूं उसमें क्या क्या समस्या है। यही गठबंधन की, यही ताकत की, यही भारत का आप गठबंधन बनाए हैं, एक एनर्जी, एक ताकत बन के खड़ी हो जाएगी। तो मुझे तो वैसे लोग चाहिए जिनका जमीर जिंदा है, जो कुछ करना चाहते हैं। उड़ीसा के भाई साहब बोल रहे थे, वो हमको 100 आदमी अपना उड़ीसा में दिखा दे, हम ढेर सारा उत्तर वहां के उड़ीसा के काम कर देंगे। ना मिले, कोई मिले तो वही अकेले खड़े हो जाएं कि हम करेंगे ये काम। तो हमारे काम करने का तरीका अलग है, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं हो रही। अब आप लोग 10, 20, 25, 30 जो भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। आप 100 सवाल करो, उसका हम उत्तर देंगे और उन कानून की कमियां बताएंगे। और लड़ना आपको पड़ेगा, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। और हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने काम किया, हम कोई पहले व्यक्ति तो है नहीं कि हम ये सब काम कर रहे हैं। तरीका बदलना पड़ेगा और अपनी बुराइयां देखना पड़ेगा, अपना चेहरा देखना पड़ेगा। और दूसरों की बुराइयों में, दूसरे की आलोचना में आप अपना समय नष्ट मत करिए। बस मैं यही कहना चाहता हूं, जिस दिन लोगों के आत्मविश्वास पैदा हो जाए, हमारे साथ चलने के लिए तैयार, या उसके साथ हम चलने को तैयार हैं, हमसे बेहतर तरीका अगर उसके पास है कि अगर हमें 2 करोड़ मुकदमे 6 महीने में खत्म करना है, उसके पास कोई बेहतर तरीका है तो हम उसके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन हम अन्याय नहीं सहेंगे, हम उसका विरोध करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे और उस व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हाँ, मेरे ख्याल से कल्याण जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, मैं हम लोग का एक इस तरह के मंच बना करके काम कर रहे हैं। 100 से भी 200 लोग है। आप जब भी, आप स्वागत करता हूं कि उड़ीसा में एक बार आइए, कि इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कई एक जेल में पड़े हुए हैं, उनका हियरिंग नहीं हो रहा है। पहला काम हम लोग काम कर रहे हैं कि इसको कैसे हियरिंग हो। हम जेल में देखे, मेरे साथी लोग हैं, कोई काम अभी बेल नहीं हो पा रहा है उनका कई सालों से। तो उनका जब हम आए जेल से, यही काम में हम लोग को लगे हुए हैं कि इतना डिले क्यों प्रोसेस हो रहा है। ये कहना मतलब कि हम कितने भी जाकर गिड़गिड़ाए है, जाकर मंत्री के पास, जितना जज, मैं तो बोल रहा हूँ कि 30% जजेस नहीं है, जितना कोर्ट चाहिए उतना नहीं। हम और आप तो नहीं कर पाएंगे कि डिस्पोज ऑफ, वही जज करेगा, वही कानून करेगा, वही कोर्ट करेगा। तो ये कैसे होगा, कैसे आप रणनीति बना रहे हैं? सिर्फ लोग को 100 आदमी इकट्ठा कर देने से
किसी को न्याय मिल जाएगा वो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। कितने बार आज हम जाकर के डेमोस्ट्रेट करके आए, नहीं हो पा रहा है। तो कैसे आपका रणनीति हमको समझना पड़ेगा पहले कि आप कैसे चाह रहे हैं। लोग मान लीजिए लोग भीड़ इकट्ठा कर देंगे, क्या किसी को न्याय मिल जाएगा, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल आपके भाई साहब समझ में नहीं आएगा। आप या तो मेरे से फुर्सत से बढ़िया फोन से बात करिए या फिर दिल्ली आइए घंटों भर में। और जो बात आप कह रहे हैं कि जेलों में पड़े हैं, जमानतें नहीं है, उसके लिए तो हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर दी है कि जो काम सुप्रीम कोर्ट का है वो आप करो, जो काम हमारा है हम करेंगे। तो प्रश्न नहीं, है वो कि भी आपकी भी कुछ हम भी जिम्मेदारी यहाँ नहीं। पीआईएल किए हैं, यहाँ अरे भाई, उड़ीसा हाईकोर्ट में हम लोग पीआईएल किए हैं। जिन लोग का सुनवाई नहीं हो पा रहा है उनका लिस्ट सूची निकाल करके हम लोग दिए हैं कि भाई इस पर कार्रवाई कीजिए। 1.5-2 साल से पड़े हुए हैं, मैं 1.5-2 साल से लग रहा हूँ ये काम में। अरे आपको 2 साल से कह रहे हो भाई साहब, 32 साल से लोग पड़े हैं। कम से कम नहीं, अभी सर्वे करके हम लोगों ने मंगाया 5 लाख लोग जिनकी सजा पूरी हो चुकी है जेल में, वो भी जेल में बंद पड़े हैं। पहली बात है कि जजों को जब तक आप भय उत्पन्न नहीं कराएंगे, उनका सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा, उनको ये नहीं होगा कि अगर हम गलत काम करेंगे। जजेस तो समाज में नहीं है, समाज में जजेस नहीं है, उनका समाज से कोई लेन देन नहीं है, क्या बहिष्कार करेंगे उनके लिए। भाई साहब मोही तो मैं कह रहा हूं कि बैठिए, बात करिए, लोगों के मुकदमे घटते दिखाऊंगा मैं आपको। जनवरी का महीना ठीक है, देखिए, ठीक है, फरवरी मैं से घटेगा। आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम सेपरेटली बात करेंगे इस पर। हम भी काम कर रहे हैं, आपका अनुभव हम थोड़ा सा लेना चाहते हैं और ये काम बहुत जरूरी है। आप जो कदम उठाए बहुत जरूरी है, ये काम पहला जरूरी है कि ये काम पहले हो। जुडिशियल ठीक होगा तो आधा काम ठीक हो जाएगा। क्या है, अभी जनवरी के बाद फरवरी से जितने भारत के राज्यों में हाई कोर्ट हैं, वहां हमारी टीमें कार्य करना भी शुरू कर देंगी, जाने भी लगेंगी। जैसे आप उड़ीसा में हैं, उड़ीसा में टीम बनाइए पूरी, हम लोग आएंगे, डिस्कस करेंगे पूरी उस पे काम। मतलब हमको रिजल्ट चाहिए, हम लोग क्रांतिकारी आदमी हैं, ये हम गांधीवादी नहीं है कि तो। सारे क्रांतिकारियों को आपको मिलाऊंगा, जो पूरे टीम के साथ 100-150 लोग हैं काम कर रहे हैं, सारे लोग को मिलाऊंगा। और 150-200 लोग जो जेल से छूटे हैं बिना कारण से, उन लोग को। हाँ ठीक है ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम तो काम में लगे हुए हैं। अब मेरा नंबर है, आप अभिषेक जी से ले लीजिएगा, उसमें आप हाँ, बात अभिषेक से करिए। मैं ले लूंगा। और नहीं तो दिल्ली आइए, हम तो खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में हमारी टीम के सामने मिलेगी। हमने त्रिपाठी पूरी जी, त्रिपाठी जी आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। और दूसरा मुझे ये कहना है कि देखिए, इनका जो उद्देश्य है वो कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है, सामाजिक हित और सरोकार का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन का यह विषय है। और इसके लिए हम जो है कमलेश त्रिपाठी जी के साथ कई स्टेट्स का दौरा भी करने जा रहे हैं। इनके साथ हम रहेंगे, जन जागरण के उद्देश्य से, लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से हमारी भी अपनी भूमिका है रहेगी। और इनके साथ हम कई स्टेट्स का भी दौरा करेंगे और हम इनके साथ मिल करके उड़ीसा आने का भी कार्यक्रम तय करेंगे। बिल्कुल ठीक है, स्वागत है, आप सबका स्वागत है, स्वागत देश स्वागत, सबका है। अभिनंदन। जी आगे कल्याण जी कोई अपना next वक्ता? तुम फोन नंबर डाल देना चैट बॉक्स में। कल्याण आनंद जी, ठीक है, हाँ जी, अपना फोन नंबर डाल देना। ग्रुप में त्रिपाठी जी डाल लिखा दूंगा। हुआ मुझे। आप अपना नंबर भी डाल दीजिए त्रिपाठी जी, जिससे कि दूसरे लोग भी ले सके। और ठीक है, ठीक। आगे जी, के जी। वक्ता के रूप में अलका ईरानी जी, आप अपने विचार व्यक्त करें कृपया करके। बाकी लोग म्यूट कर लें। ओम शांति। बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है। मैं तो लॉ की एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं तो एज अ सामान्य जनता की क्या ये है जरूरत, उसके बारे में बोलूंगी। और लैंग्वेज, पहले तो मुझे एक बार बुलाया गया था कि लॉ की वोकैबुलरी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास वो स्टैंडर्ड वोकैबुलरी भी नहीं है। और इसका फायदा ही, क्योंकि एम्बिग्युइटी का फायदा लॉ में बहुत होशियार होशियार वकील लेते हैं। और केस कौन जीतता है, तो जिसके पास पैसा है और वो बड़ा वकील करता है वो ही जीतता है।
और ये तो सत्य स्थिति है। और जज भी जो बड़ा वकील होता है, जिसका नाम बड़ा है, उसके ही फेवर में जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में भी नहीं आएगा तो भी वो वकील के नाम पर केस का निर्णय होता है, एंड नॉट ऑन द मेरिट ऑफ द केस। दिस मेरा अनुभव ये है, बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट तो होते ही है, बट बड़े बड़े जो वकील होते हैं वो, देर इज नो डाउट अबाउट इट, बट दे नो हाउ टू फाइंड द लूप होल्स। और हर एक लॉ में लूप होल्स तो होते ही है। सेकंड थिंग इज, वो जो विटनेसेस है, तुम पूरे टाइम हम फॉलो करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, एजुकेशन भी ऑनलाइन कर दिया, लेकिन ऑनलाइन करने के पहले बहुत सारी पूर्व तैयारी होनी चाहिए। एक तो हमारे पास स्टैंडर्ड वोकैबुलरी नहीं है। दूसरी चीज, 3 भाषाओं में इक्विवेलेंट हर एक लॉ का। वो 3 भाषा कौन सी होगी? वो जो लेट से पहले तो इंग्लिश इंग्लिश है ही, इंग्लिश के बाद हिंदी जो पूरे देश की भाषा है, और तीसरी वो स्टेट की भाषा। ये तीनों भाषाओं में सभी लॉज होने चाहिए। और वो भी जो ट्रांसलेशन होता है उसमें भी इनएम्बिग्युइटी नहीं चाहिए, क्योंकि एम्बिगुअस होगा उसका फायदा होशियार लोग जरूर उठाएंगे। और मैं तो कुछ ये नहीं कहती हूँ। और सेकंड थिंग इज, वो टाइम लिमिट के लिए इन्होंने बहुत अच्छा बोला, जो इन्होंने आज के वक्ता ने, कि हमारे पास अगर मैं एक दिन लेट भरूंगी इनकम टैक्स का रिटर्न्स, तो मुझे 5,000 रुपया फाइन होता है। देखिए, इतना स्ट्रिक्ट जनता के लिए, लेकिन स्ट्रिक्ट सही नहीं, टाइम हम लाइफ तो लिमिटेड है। ये तो सत्य है कि हम तो पूर्ण 100-200 साल तो जी सकते, तो इनको भी टाइम लिमिट होनी चाहिए। और बहुत अच्छा आज के वक्ता का भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा। और तीसरी एक सजेशन, दूसरा सजेशन हूँ कि हमारे ग्रुप में लॉ का भी गुरु ज्ञान थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग हैं, उन्हें भी थोड़ा मिलेगा तो हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, what is right, and then we can tell other people also. For example, if there are reporters or people who are expert in something else, for example, तो उन्हें थोड़ा लॉ का ज्ञान मिलेगा। तो मैं सब सजेस्ट करती हूँ, ऑनलाइन गुरुकुल फॉर लॉ शुरू करें, और वो भी एक एक स्टैंडर्ड, थोड़ा पहले स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड लेवल ऐसा करे। पहले तो हिंदी उसके साथ साइमल्टेनियसली, क्योंकि अभी ट्रांसलेशन टूल्स बहुत अच्छे निकले हैं, तो ये काम पहले शुरू करें। और उसके बाद, अच्छा, ये जो सजेशन है कि, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाकी सभी जैसे प्रोफेशनली, दिस विधायक शुड बी हैंडल्ड प्रोफेशनली, बिकॉज इन एनी प्रोफेशन यू सी द पात्रता जो होती है वो दिखी जाती है, लेकिन विधायक जो हमारे पूरे देश का जो लॉ बनाते हैं, उनके लिए पात्रता कुछ भी नहीं। तो ये मिनिमम पात्रता कि उनको नॉलेज, लॉ का ज्ञान होना ही चाहिए। उसके लिए हमें बहुत फॉलो अप करना चाहिए, और उसमें हम सब सिग्नेचर कैंपेन भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत हेलो, अच्छा, बहुत मैं अच्छा। एक बात बता रहा हूँ, थोड़ा रुक गोपाल जी। मैंने जो पिटीशन फाइल किया है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 50, 141, 142 और 145 के तहत किया है। तो आप लोग संविधान की किताब में से इन जो अनुच्छेद है उनको अध्ययन कर लीजिए, तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आने लगेंगी। ओके, सो फिर से आप जो नंबर बोल दीजिए। अनुच्छेद 50, हाँ,
दूसरा अनुच्छेद 50 का मतलब होता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। तो जैसे कलेक्टर होता है तो कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, गवर्नमेंट का कस्टोडियन होता है। वही लॉ हम्म एंड ऑर्डर मेंटेन करता है तो वो प्रशासनिक अधिकारी हो जाता है। और फिर अपने ही कार्य की वो समीक्षा करता है तो वो जुडिशियल अफसर हो जाता है। यानी अपराध हम्म भी वही करता है, न्याय भी वही करता है, और सारी कार्रवाई वो वही कर रहा है। और उसकी पर्सनल लाइबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि अगर उसके ऊपर मुकदमा चलाओगे तो 197 की परमिशन लेने पड़ेगी, और परमिशन सरकार देती नहीं। तो जितना भी भ्रष्टाचार मचा हुआ है उस सब के लिए भारत सरकार की या राज्य सरकारों की नीति का एक हिस्सा है। अब भारत सरकार और राज्य सरकार कौन चुनती है? भारत की जनता चुनती है। तो आखिर सारी लाइबिलिटी किसके ऊपर चली जाती है? जनता के ऊपर। तो जनता ही तो बदलेगी, अपना जो कुछ भी कार्य करना पड़ेगा उसी में से खड़े हो ये सब लोग मिल करके कार्रवाई बढ़ेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत दूसरी चीज है 141। 141 के तहत है कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश जारी करता है वो मैंडेटरी है, भारत के सभी व्यक्तियों को मानने के लिए वो बाध्य हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले लेकर आप डिस्ट्रिक्ट जज, मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के पास जाइए तो आजकल लोग एक प्रचलन हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट को जाके दिखाओ, हम इसमें कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो जो ये अराजकता फैली हुई है, जुडिशियल अराजकता, इसका मेन कारण ये है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर कोई नहीं मानता है तो हम्म आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट मना कर दे हमको नहीं मानना, डिस्ट्रिक्ट जज मना कर दे नहीं मानना। मैं एक हाई कोर्ट में बहस कर रहा था तो हाई कोर्ट के जज साहब ने कह दिया कि मैं नहीं मानता। तो आप नहीं मानते तो फिर आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो एक छोटी सी बात के लिए कहाँ उनके पास जाइए। फिर अनुच्छेद 142 है। हमने कहा, हमारी हमने हमने मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि हिंदुस्तान में जितने भी आदेश हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को उनको मानने के लिए बाध्य करिए। और 9 लाख से ऊपर जिनके फैसले हो चुके हैं और डिग्रियां पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 6 महीने के अंदर पालन कराइए। आप समझ लीजिए कि 30-30 साल से, 20-20 साल से लोग फैसला लिए भारत में घूम रहे हैं, उनका कोई पालन नहीं कराने वाला है। इसी तरह न्यायालय के आदेश को न मानने पर कंटेम्प्ट का कहानी चलती है। आप चले जाइए, हर जगह लोग बेचारे फैसला लिए घूम रहे हैं, कोई कंटेम्प्ट की सुनने को तैयार नहीं है। तो इस तरह का जो अराजकता है, न्यायिक अराजकता, जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, टू दी पॉइंट बात करता हूं, लॉ के आधार पर बात करता हूं और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं। अब स्टेट लेवल पर जो भी राज्य अधिवक्ता संघ है या उनको पूरे देश के 21 लाख वकीलों को मैंने पार्टी बनाया है कि आप विधि के व्यवसायी हैं। आप कोई न्याय वाय नहीं कराते, न सहयोग करते। तो व्यवसाय के लिए आपकी भी जवाबदेही तय हो, जजों की जवाबदेही तय हो, पुलिस वालों की जवाबदेही तय हो, और सरकार के कर्मचारी उनकी भी जवाबदेही तय हो। तो जवाबदेही मस्ट, जिस दिन जवाबदेही जनता उठ खड़ी होगी कि भाई साहब आप अपने श्रम के बदले पारिश्रमिक लेते हो, पैसे लेते हो, तनख्वाह लेते हो, सुविधा लेते हो, तो आपको अपनी जवाबदेही भी लेना पड़ेगा। और जिस दिन भारत के 100, 200 लाख, 10 लाख करोड़ इकट्ठा होकर खड़े हो जाएंगे, भारत अराजकता, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से मुक्त देश हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूं, पर लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा कि हम अगर पैसे खर्च करते हैं तो जिसके प्रति हम पैसा खर्च करते हैं उसको अपने कार्य की जवाबदेही लेना ही पड़ेगा। सीधा सीधा सवाल है, और फिर उस पर बहस होगी, चलेगा। कार्यक्रम आगे तो चल ही रहा है। जी, मैं यही कहना चाहता बहुत अच्छा, वाह। जी आगे श्रीवास्तव जी अपना विचार रखेंगे। श्रीवास्तव जी, आप सुन पा रहे हैं श्रीवास्तव जी? शशांक जी? ये बहुत ही गंभीर गंभीर दिख रहा है माहौल। मतलब इतनी आम जनता को तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, लेकिन जो अभी वक्ता ने समझाया ये हालत है तो सचमुच बहुत ही गंभीर है। और
गणतंत्र या फिर लोकशाही के लिए लोगों को सचमुच जागना जरूरी है। हम लोग आंखें मूंद के बैठे हैं। श्रीवास्तव जी, और कोई अन्य वक्ता बोलना चाहते हैं? कोई अन्य? तो चलिए अब इसको समराइज किया जाए। आज का जो ये ज्वलंत विषय रहा है, ये काफी समीचीन, सार्थक और रेलेवेंट इशू है, और मैं समझता हूँ समस्याओं की जड़ है, और इस जड़ पर बिना ध्यान दिए हुए समस्याओं का जो मैक्सिमम निराकरण हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं सबसे पहले इस दुस्साहस करने के लिए, मैं तो दुस्साहस कहूंगा, कि चारों तरफ एकदम अराजकता का माहौल है, भ्रष्टाचार का माहौल है, और उसमें जो आपने ये अ, साहस किया है, तो ये बहुत बड़ा साहस है, और ये हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि चारों तरफ विषम परिस्थितियों में जो आदमी आगे बढ़ता है, तो आगे आने वाला जो इतिहास है उसी के नाम लिखा जाता है। निश्चित रूप से मैं तो इतना ही कहूंगा कि कमलेश त्रिपाठी जी निश्चित रूप से दूसरों से अलग हट करके इस विशेष क्रांतिकारी अभियान में जो लगे हैं, व्यवस्था परिवर्तन के इस महत्वपूर्ण अभियान में जो लगे हैं, और उसमें मैं भी जो अपना अध्ययन किया हूँ, तो उसमें मैंने जो प्रमुख सुधार की जो आवश्यकता देश में हमने समझा है, हमने परखा है, हमने जांचा है, हमने अध्ययन किया है, तो उसमें न्यायिक सुधार सर्वोपरि है। उसके बाद जो है चुनाव सुधार की भी आवश्यकता है, पुलिस सुधार की भी आवश्यकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की भी आवश्यकता है, पॉलिसी मैटर्स पे भी सुधार की आवश्यकता है। तो इस तरह से 5-6 प्रमुख सुधारों की हमने भी उसके ऊपर में अध्ययन किया है, ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जो आगे आने वाले समय में हमारा भी प्रयास आप लोगों के समक्ष दिखेगा। फिलहाल इस न्यायिक सुधार के इस अभियान में मैं कमलेश त्रिपाठी जी को 101% अपना हर तरह से तन मन धन से हम इनको प्रोत्साहित करेंगे, इनको इनकी शक्ति में इजाफा करेंगे, इनके साथ कदम ताल करेंगे। और इस अभियान के लिए, चूंकि ये कोई पर्सनल अभियान गोपाल प्रसाद का नहीं है, ये कोई कमलेश त्रिपाठी का पर्सनल अभियान नहीं है, इस अभियान का जो फल है, ये हमारी आने वाली जो अभी जो करंट जनरेशन है वो तो लेगी ही लेगी, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका मैक्सिमम लाभ उसको मिलेगा। जिस तरह से कोई वृक्ष का रोपण होता है, तो उसकी जो छाया है, उसका जो फल है, वो हम लोग खाते हैं, लेकिन हमने उस वृक्ष को बोया नहीं, उसको हमारे पूर्वजों ने बोया था, जिसका लाभ हम लोग ले रहे हैं। ठीक उसी तरह से ये जो न्यायिक सुधार का जो ये अभियान है, निश्चित रूप से हम लोगों को फलदायी साबित होगा, फ्रूटफुल साबित होगा, सॉल्यूशन बेस्ट साबित होगा, और इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। समय, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार हर चीज में अमेंडमेंट होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, और उसमें सबसे बड़ा जो सुधार जो होने की आवश्यकता है, वो हमारा न्यायिक सुधार है। आज के परिचर्चा का यही मूल निचोड़ है। मैंने इनके प्रेरणा से ही मैंने भी इस विषय को लेके आरटीआई में उठाया है, महत्वपूर्ण विषयों को, और उसका भी परिणाम आप लोगों के समक्ष जब आएगा हम साझा करेंगे। फिलहाल तो हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि उनके इस अभियान के लिए आप लोग जो जो जिस जिस राज्यों से हैं, अपने साथियों को इनके अभियान में सहभागी बनने के लिए संपर्क, समन्वय, संवाद और सहयोग की भावना से इनको पूर्ण समर्थन देने के लिए आप लोग अपना कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। और कमलेश त्रिपाठी जी को इतना अच्छा विषय रखने के लिए, इस अभियान की अगुवाई करने के लिए मैं उनको धन्यवाद अदा करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया गोपाल जी। जी। और मैं त्रिपाठी जी अभिषेक का जी से मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। अब अभिषेक जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो कृपया करके अब इसको बंद कर सकते हैं हमारी तरफ से।
जी आप कुछ कहना धन्यवाद चाहते हैं गोपाल तो जी। निश्चित रूप से कहें। जी। धन्यवाद गोपाल जी। इसमें कई सारी चीजों पे बहुत अच्छी विस्तार से चर्चा हुई। ये विषय प्रासंगिक संविधान लागू होने के पहले दिन से था और आज भी है। आज इसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है और इसमें जनता की भागीदारी कैसे हो, जो वर्तमान व्यवस्था है, वो चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, प्रशासनिक हो या फिर हमारी राजनीतिक व्यवस्था हो, जिनको ये सारी समस्याएं पता है लेकिन फिर भी वो चुप हैं। हमारी मीडिया हो जिसको ये सब पता है तब भी चुप है। तो ऐसी स्थिति में इन सारी चीजों से, कोर्ट से, मतलब हत्यारे से ही हत्या का जजमेंट लेना और उसी को, हत्यारे को ही लटकना भी है, ये कुछ ऐसी स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर ये एक बहुत जटिल समस्या को समाधान करने के लिए जो कमलेश जी का प्रयास चल रहे हैं वो काबिले तारीफ हैं। हमारे साथ कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स के कुछ दूसरे ग्रुप भी हैं। एक बार हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उनके सहयोग और उनके साथ और उनके विचारों को भी इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि न्यायिक विषय है। इस वजह से मैं बहुत सारी चीजों पे बोलने से, विचार रखने से बच रहा हूँ। और साथ ही साथ जैसे जैसे समूह बढ़ेगा, व्यवस्था पे दबाव बढ़ेगा, तो स्वतः ही वो एक एक करके चीजों को मानने लगेंगे, सुधार करने लगेंगे, ऐसी अपेक्षा है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी को विशेष तौर पे ये इस मुहिम को लेके चल रहे हैं। लड़ाई लंबी है कमलेश जी, और लंबे काम तो करना पड़ता है भाई, अपन लोग क्या करें। अब दाल लड़ाई रोटी लंबी खाने है। के दिन खत्म हो गए, अब लड़िए कुछ समाज सेवा, राष्ट्र के काम में अपने जीवन को लगाना। हाँ, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि लड़ाई लंबी है और इसमें सभी लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने विषयों पर और अपने अपने रण क्षेत्र पे लड़ रहे हैं। स्वधर्म, स्वधर्म को समझिए। जो जिसका धर्म है उस धर्म का पालन करते हुए देश को बेहतर बनाने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए लगा हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम मिल के काम करेंगे तो सभी को, एक दूसरे को मजबूती मिलेगी और चीजें बेहतर होंगी। यही इस कार्यक्रम का लक्ष्य है, यही इस इन चर्चाओं का लक्ष्य है। तो हम लोग मिलके करते हैं और एक दूसरे को मजबूत करते हुए इन सारे विषयों पे मिलके काम करते हैं और चीजों को बेहतर बनाते हैं। समय हो चुका है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे। कल रविवार है और कल हम लोगों का कल जो विषय होता है उस विषय पे चर्चा होगी। मिलते हैं। शुभ रात्रि सभी को। अगर कोई और बात करना चाहता है तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, आगे बात चर्चा जारी रख सकते हैं।